सोचो अगर एक 70 साल की दादी एकदम यंग लड़की बन जाए तो क्या होगा। ये कहानी एक कड़क नेचुरल वाली दादी की है जो एक मैजिक से जवान हो जाती हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है शेखर से, जो एक स्कूल टीचर है। वो लेक्चर दे रहा होता है और स्टूडेंट को सिखा रहा होता है कि किस तरह पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। शेखर कहता है, कौन अपनी मर्जी से इस कोर्स में आया है। कुछ स्टूडेंट्स हाथ उठाते हैं तो बाकी सब यहाँ इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। स्टूडेंट कहते हैं, सर लड़कियों की जजमेंट करने में मजा आता है लेकिन औरों को जज करने में नहीं। तो कुछ कहते हैं, सर लड़कियों से सब अच्छे से मिलते हैं लेकिन दूसरों से नहीं। तो कुछ कहते हैं, ये पूरी क्लास पुराने टैप रिकॉर्डर की तरह लगती है। शेखर हंसते हुए कहते हैं, तब तो तुम्हें मेरी माँ से मिलना चाहिए। जब तक उनकी बात नहीं मानोगी वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। और हाँ, वो खुद को बेबी बुलाना पसंद करती हैं। उनसे सावधान रहना। वो इसी कॉलेज की कैंटीन में काम करती हैं। बेबी एक बुजुर्ग महिला है, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और भगवान को ताने मारती रहती हैं और कहती हैं, बचपन में मैं सिंगर बनना चाहती थी लेकिन आज देखो मुझे आटा गूंदना पड़ रहा है। पास में ही चांटी पूजा कर रहा होता है। वो बेबी का बचपन का दोस्त है। बेबी कहती है, क्या मिलता है तुम्हें पूजा पाठ करने से। चांटी कहते हैं, अच्छे कर्म। फिर बेबी कहती हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा, भगवान ने मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख दिए हैं। और इसी तरह बातों बातों में ही चांटी गलती से बेबी के 10 साल पुरानी चप्पल पर पैर रख देता है और वो टूट जाती है। बेबी गुस्से में कहती है, ये तुमने क्या किया, मेरी ये चप्पल बस 10 साल पुरानी थी। चांटी हंसते हुए कहते हैं, सैंडल जी अगले जन्म में खुद सैंडल बनना, लेकिन उम्मीद है कि बेबी तुम्हें खरीदे ना। तब एक महिला सुनैना नाम की आती है, बेबी का मजाक उड़ाती है। सुनैना कहती है, अरे बेबी तुम्हारी चप्पल टूट गई, कहो तो मैं अमेरिका से नई मंगवा दूं। मेरा बेटा डॉलर में कमाता है और तुम्हारा बेटा बस एक प्रोफेसर है जो मुश्किल से 25,000 कमाता है। चांटी चिढ़ जाता है और उस महिला को कहता है, अरे तुम्हारा बेटा क्या करता था, किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा बनाता था ना। बेबी भी गुस्से में कहती है, ओ अब समझ में आया कि वो होटल में सफाई क्यों करता था। गुस्से में सुलोचना वहाँ से जाने लगती है। तभी बेबी उसे धक्का दे देती है। सुलोचना गिरने ही वाली होती है कि चांटी उसे बचा लेता है। बेबी नाराज होकर कहती है, तुम्हें उसे बचाने की क्या जरूरत थी। चांटी जवाब देता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसी समय बेबी न्यूज चैनल पर एक रिपोर्ट देखती है जहाँ किसी आदमी की मौत की खबर दिखाई जा रही होती है। बेबी चौंक कर कहती है, अरे ये तो पहले अच्छा दिखता था लेकिन मरने के बाद इस पर इतनी खराब फोटो क्यों लगाई। चांटी मजाक में कहता है, शायद उनके पास अच्छी फोटो नहीं थी। बेबी हंसते हुए कहती है, चलो हम दोनों भी अपनी अच्छी फोटो खिंचवा लेते हैं ताकि हमारे जाने के बाद हमारी फोटो अच्छी दिखे। चांटी मुस्कुराता है और बेबी सीरियस होकर कहती है, अगर मैं पहले मर गई तो तुम मेरी फोटो देना और अगर तुम पहले गए तो मैं तुम्हारी फोटो दूंगी। उसी वक्त सैलून से चांटी की बेटी आती है। बेबी उसे देखकर टोंट मारते हुए कहती है, अरे चांटी तुम्हारी बेटी सारा पैसा मेकअप में उड़ा देती है। उसी वक्त चांटी की बेटी भी गुस्से में पिता से कहती है, पापा आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं। चांटी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बेटा इन्हें ऐसे नहीं कहते हैं। बेबी फिर चिढ़ाती है और कहती है, अगर तुम्हारा दिल अच्छा होता तो मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुमने भी टाइम पर शादी कर ली होती तो आज अपने बाप पर बोझ नहीं बनती और शादी टाइम पर हुई होती तो अब तक 10 बच्चों की माँ होती। ऐसा कहकर गुस्से में बेबी वहाँ से चली जाती है और चांटी उसके पीछे से कहता है, अपना ख्याल रखना। अब कहानी एक रियलिटी सिंगिंग शो की तरफ मुड़ती है। वहाँ एक जज विक्रम नाम के म्यूजिक डायरेक्टर से पूछता है, तुमने कितने कंटेस्टेंट फाइनल किए। विक्रम जवाब देता है, सर अभी 2 ही किए हैं। जज नाराज होकर कहता है, 2 से काम नहीं चलेगा, कुछ और लोगों को ऐड करो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं बिजनेस भी है। विक्रम मजबूरी में हामी भरता है लेकिन उसके मन में संदेह रहता है कि क्या ये सही होगा। अब सीन चेंज होता है और एक म्यूजिक बैंड की तरफ जाती हैं जिसका नाम रॉकी बैंड होता है। रॉकी जो खुद म्यूजिक का पैशन रखता है वह एक बैंड मेंबर से मिलता है। इसी दौरान वहाँ एक लड़की को उल्टी हो जाती है और वो रॉकी के बैंड में से ही एक थी। तभी विक्रम की असिस्टेंट कहती है, लगता है इसने शराब पी रखी है। विक्रम गुस्से में उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। फिर रॉकी गुस्से में कहता है, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब तुम इसे खराब कर रही हो। लड़की जवाब देती है, मुझ पर गुस्सा मत करो, अगले साल फिर ट्राई कर लेना। रॉकी गुस्से में घर लौटता है। उसकी माँ पूछती है, कहाँ गए थे। रॉकी बहाना बनाकर कहता है, दोस्तों को देखने हॉस्पिटल गया था। तभी उसकी बहन चिढ़कर कहती है, गिटार लेकर हॉस्पिटल गए थे। उसके बाद रॉकी की माँ गुस्से में कहती है, मैंने कितनी बार कहा है कि कोई जॉब ढूंढो, फालतू चीजों में मत पड़ो। तभी बेबी वहाँ आती है और उसके पीछे पीछे चांटी भी आता है। बेबी रॉकी को बहुत सपोर्ट करती है लेकिन बेबी की बहू को ये पसंद नहीं होती। रॉकी अपने दादी से कहता है, एक बड़ा ऑडिशन आने वाला है। वो अपनी दादी से नए गिटार के लिए पैसे मांगते हैं। बेबी तुरंत 5,000 रुपए दे देती है। तभी चांटी हैरान होकर बेबी से कहता है, अरे बेबी तुम्हारे पास एक सेफ्टी पिन खरीदने के पैसे नहीं होते लेकिन अपने पोते को झट से 5,000 रुपए दे दिए। तभी बेबी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी उम्र नहीं रही सपने देखने की, लेकिन मेरे पोते की जिंदगी अभी शुरू हुई है। मैं चाहती हूँ कि वो बड़ा सिंगर बने। तब रॉकी गर्व से अपनी दादी
को देखता है और थैंक यू कहता है। बेबी और उसकी बहू के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। बहू को लगता है कि बेबी हर बात में टोकती है और उनकी निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल देती है। कुछ दिनों बाद शेखर की पत्नी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। डॉक्टर जो होता है वो शेखर का दोस्त होता है। वो शेखर से कहता है, तुम्हारी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ है, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी वाइफ की जान को खतरा हो सकता है। शेखर टेंशन में आ जाता है और फिर अपनी पत्नी से मिलने रूम में चला जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारी माँ मेरे हर काम में टांग अड़ाती हैं, उसे मेरी कोई भी चीज पसंद नहीं है, कोई काम पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ और आज उन्हीं के कारण मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तुम अपनी माँ से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। शेखर टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है, मैं माँ और वाइफ दोनों को नहीं छोड़ सकता, और ये बात डॉक्टर को सजेस्ट करता है। तब डॉक्टर कहता है, तुम्हारी वाइफ को उसके घर भेज दो या अपनी माँ को किसी और जगह शिफ्ट कर दो। तभी शेखर फ्रस्ट्रेट होता है और डॉक्टर को कहता है, मैं माँ को कहीं नहीं भेज सकता, उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। डॉक्टर एक और ऑप्शन देता है, तो फिर उन्हें ओल्ड एज होम भेज दो, वहाँ उनका ख्याल रखा जाएगा। शेखर कंफ्यूज होता है और तभी उसकी माँ आ जाती हैं और बिना दादी को गुस्से में आकर बोलती हैं, आपकी वजह से मेरी मोम की ये हालत हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप इनसे दूर नहीं गए तो मोम की जान जा सकती है। बेबी शॉक्ड हो जाती है पर कुछ कह नहीं पाती। बिना कहे वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो चैंटी से मिलती हैं और कहती हैं, मैं बचपन से सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई हूँ, आज बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। पहले पिताजी के मर्जी से शादी की, फिर पति को खो दिया, अपने बेटे को अकेली पाला लिखाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन अब भगवान उससे बेटा भी छीन रहे हैं। बेबी चंटी के साथ अपनी दिल की बात कहकर सैड हो जाती है। सुलोचना भी बेबी को आकर सुना के जाती है, जिन परिवार के लिए बेबी ने इतना कुछ किया, आज उन्हीं लोगों ने बेबी को घर से निकाल दिया। तब बेबी गुस्सा होकर सुलोचना को कहती है, मेरे घर के मामला हम आपस में सुलझा लेंगे, तुम बीच में मत बोलो। उसके बाद बेबी वहाँ से चली जाती है। फिर बेबी इमोशनल होकर बस स्टैंड पर बैठ जाती है। तभी उसे रॉकी कॉल करता है। रॉकी बेबी को कहता है, दादी आपने कहा था आप आएंगी, पर आप नहीं आई, मेरा प्रोग्राम है, प्लीज आ जाइए। पहले तो बेबी मना कर देती है, पर रॉकी की रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। उसके बाद बेबी रॉकी के प्रोग्राम में चली जाती हैं और वहाँ एक बाबा उसे बुलाता है और बोलता है, तुम मुझे शरण दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेबी बोलती है, मेरे पास पैसे नहीं है। बाबा हंसते हुए एक गणेश जी की मूर्ति देता है और कहता है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। बेबी मूर्ति ले लेती है और आगे बढ़ती है। उसे एक फोटो स्टूडियो दिखता है जिसमें वो जाती है। स्टूडियो में एक आदमी कहता है, मैं सिर्फ एक फोटो लूंगा, अगर पसंद आए तो रख लेना। बेबी फोटो क्लिक करवाती है और जैसे ही स्टूडियो से बाहर आती है, एक लड़का उसे देखकर बोलता है, ये कितनी हॉट लग रही है, पर इसने ये अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। बेबी कंफ्यूज होती है और एक शीशे में अपना चेहरा देखती है। वो 24 साल की हो गई थी। तभी वो वापस स्टूडियो जाती है, पर वो आदमी वहाँ नहीं होता। बाबा एक नॉर्मल आदमी की शक्ल में आकर बोलता है, ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है, तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। बेबी शॉक्ड होती है, पर फिर वो एक नए सफर की शुरुआत करती है, नए कपड़े खरीदती है, हेयर स्टाइल चेंज करती है और शेखर के डेबिट कार्ड से ढेर सारी शॉपिंग करती है। इधर शेखर, उसकी वाइफ और बेटी सोच रहे होते हैं कि बेबी वापस आ जाएगी। शेखर दुखी होकर कहता है, माँ वापस आ जाएंगी, मुझे यकीन है। लेकिन उसकी वाइफ और बेटी मन ही मन खुश होती हैं क्योंकि अब उन्हें कोई टोकने वाला नहीं था। अब बेबी चांटी के घर किराए पे रहने जाती है। वहाँ चांटी की बेटी उसे देखती है और थोड़ा एटीट्यूड में कहती है, किराया ज्यादा लगेगा और कुछ शर्तें भी होंगी, टाइम पे घर आना होगा और लोगों को घर में लाने की परमिशन नहीं होगी, ये मेरी सेफ्टी के लिए है। बेबी मन ही मन सोचती है, इस भैंस को कौन पसंद करेगा। लेकिन वहाँ रहने के लिए वो सारी शर्तें मान लेती हैं और वहाँ रहने आ जाती हैं। रात को बेबी शेखर के लिए एक लेटर लिखती है और चुपके से उसके घर के लेटर बॉक्स में डाल देती है। लेकिन तभी शेखर रास्ते में बेबी से टकरा जाता है। बेबी घबरा कर छुप जाती है और धीरे से वहाँ से भाग जाते हैं। शेखर घर जाकर लेटर पढ़ता है, बेटा मेरी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी खुशी के लिए जा रही हूँ, अपनी बीवी का ख्याल रखना और दवा टाइम पे देना। तभी बेबी देखती है कि रॉकी चुपके से सिगरेट पी रहा है। वो तेज कदमों से जाकर उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती हैं और बहुत ज्यादा डांटने लगती हैं, मारने लगती हैं और कहती हैं, तेरी अभी उम्र हो रखी है क्या जो सिगरेट पी रहे हो, अभी के अभी छोड़ वरना बहुत मारूंगी। तभी रॉकी शॉक्ड होकर पूछता है, तुम कौन हो। बेबी अचानक से खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैं एक जवान लड़की हूँ। फिर बेबी स्माइल के साथ फुल स्वाग में कहती है, मैं स्वाति हूँ और अब यहीं रहने आई हूँ। रॉकी बेबी से कहता है, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, तुम मेरा म्यूजिक बैंड ज्वाइन क्यों नहीं कर ली थी। बेबी हैरान होती है लेकिन बैंड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रॉकी का ग्रुप एक बड़े शो में परफॉर्म करता है। बेबी भी बैंड के साथ स्टेज पर गाना गाती है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है।
इसी शो में विक्रम अपनी माँ के साथ लड़के देखने आया होता है, लेकिन वो किसी और पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ बेबी को देखता रहता है और अपनी असिस्टेंट से कहता है हमें अपने शो के लिए ऐसे ही कंटेस्टेंट चाहिए। रात को बेबी और चांटी टीवी देख रहे होते हैं, तभी रॉकी आता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट चलते हैं। बेबी मन में सोचती है कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला, लेकिन रॉकी उसे सिर्फ अपने बैंड में ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए कहता है। अगले दिन विक्रम मॉल में होता है और बेबी भी वहीं होती है, लेकिन विक्रम उसे देख नहीं पाता। मॉल के बाहर जैसे ही विक्रम बेबी को देखता है, बेबी गुस्से में उसे लौकी से मारती है और चिल्लाती है दूर रहो वरना पुलिस बुला लूंगी। तभी पुलिस आ जाती है और विक्रम को पकड़ लेती है। बेबी हंसते हुए कहती है अच्छा हुआ। उधर शेखर चेन्नई पुलिस स्टेशन में होता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें एक औरत एटीएम से पैसे निकाल रही होती है, लेकिन अम्ब्रेला की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। चांटी फुटेज देखता है और सोचता है मैंने इसे कहीं देखा है। पुलिस वाला कहता है ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं। अगले दिन बेबी रॉकी के घर जाती है। रॉकी की माँ और बेटी बेबी को देखते ही रह जाती हैं। फिर रॉकी की माँ कहती है कितनी सुंदर है, तब बीना कहती है लिपस्टिक पाउडर लगाकर कोई भी सुंदर हो जाता है। उसके बाद बेबी अपने कमरे में चुपके से जाती है और वहाँ छुपा के रखे हुए पैसे निकालकर अपने पर्स में रखती है। अगले दिन बेबी घर से बाहर जाती है, तभी चांटी उसके कमरे में जाता है और सारा सामान चेक करता है। उसे बेबी की टूटी सैंडल और बाकी सामान मिलता है। तब उसे शॉक होता है कि बेबी को शायद स्वाति ने ही किडनैप किया होगा। रात को बेबी खाना बना रही होती है। चांटी पीछे से आता है, उसे डंडे से मारता है और बेहोश कर देता है। फिर पुलिस को फोन करता है मैंने बेबी के किडनैपर को ढूंढ लिया है। चांटी बेबी को रस्सी से बांध देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बेबी को होश आता है और बेबी गुस्से में चांटी को धमकी देती है अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बेबी को मार दूंगी। चांटी डर जाता है और जल्दी से बेबी की रस्सी खोल देता है। उसके बाद चांटी को कहती है मैं ही बेबी हूँ, याद करो मेरी जवानी के टाइम में कैसे दिखती थी। तब चांटी शॉक्ड होकर बेबी से पूछता है तुम यंग कैसे हो गई। बेबी मुस्कुराते हुए कहती है ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। दूसरे दिन चांटी बेबी के कहने पर शेखर को कॉल करता है और कहता है बेबी ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, उसका डेबिट कार्ड अनलॉक कर दो, उसे पैसों की जरूरत है। तब शेखर बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी माँ के बारे में चांटी से पूछने लगता है कि वो कैसी है और कहाँ है। तब चांटी शेखर को दिलासा देता है कि वो जहाँ भी है सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने बताने से मना किया है कि वो कहाँ रहती है। अब बेबी और उसका बैंड ऑडिशन के लिए जाते हैं। ऑडिशन में बेबी विक्रम को देखती है, लेकिन वो अपना चेहरा छुपा लेती है। बेबी गुस्से में कहती है अगर तुमने पीछा किया तो फिर से पुलिस बुला लूंगी। विक्रम हंसते हुए कहता है तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, उस दिन मैं सिंगिंग कंटेस्टेंट के लिए बुलाना चाहता था, हमें तुम्हारी तरह के कंटेस्टेंट चाहिए। फिर वो बेबी को सीधा ऑफर देता है हम चाहते हैं कि तुम हमारे शो का हिस्सा बनो, मैं तुम्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए इंट्रोड्यूस करूंगा। बेबी सोचती है और कहती है ठीक है, लेकिन मेरी पूरी टीम भी मेरे साथ आएंगी। रॉकी और उसका बैंड खुश हो जाते हैं। उसके बाद बेबी शो के शूटिंग के दौरान वो बहुत नर्वस फील करती है। तब विक्रम आकर उसे समझाता है जिससे बेबी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इसकी परफॉर्मेंस देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद चैंटी अपनी बाइक से आता है और बेबी से मजाक में पूछता है लग रहा हो ना अब मैं 25 साल का, जिस पर बेबी हंसते हुए कहती है जोकर लग रहे हो। अगले दिन शो के हिट होने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जहाँ बेबी और चांटी साथ में डांस कर रहे होते। इसी दौरान कुछ लड़के चांटी के बारे में गलत बातें करने लगते हैं कि वो एक जवान लड़की के साथ डांस कर रहा है। इस पर बेबी उन लड़कों को करारा जवाब देती है और कहती है तुम लोगों को बुजुर्गों के साथ कैसे बात करना है पता नहीं है क्या? क्या तुम्हारे घर में यही सिखाया जाता है क्या कि बुजुर्गों के साथ ऐसे बात करनी चाहिए? बात पर विक्रम बेबी पर इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद विक्रम और बेबी साथ में डिनर पर जाते हैं। बेबी ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है और दोनों अच्छा समय बिताते हैं। उधर शेखर पुलिस को फोन कर बेबी के मिलने की खबर देता है और माते भी रॉकी को खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है जिससे उसकी माँ नाराज हो जाती है। इस पर शेखर अपने बेटे को समझाता है कि ये उनका प्यार है और माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है। शेखर अपने बेटे को समझाने के ऊपर मातमी बहुत इमोशनल हो जाती है और बेबी को याद करती है कि उसने बेबी को कितना गलत समझा। उसके बाद रॉकी अपनी माँ से माफी मांगता है कि आगे से वो उनसे कभी बुरा बर्ताव नहीं करेगा। दूसरी ओर विक्रम और बेबी साथ में खाना खा रहे होते हैं। विक्रम बेबी से पूछता है कि क्या वो खाना शेयर कर सकती हैं और बेबी खुशी खुशी उसे खिलाती है। खाने के बाद विक्रम लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहता है, लेकिन बेबी कहती है तुम्हारे घर चलते हैं, मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसके बाद दोनों विक्रम के घर चलते हैं। विक्रम के घर पहली बार बेबी ड्रिंक करती है। कुछ देर बातें करने के बाद वो विक्रम को सुला देती है। अगले दिन विक्रम की माँ शांति बेबी से मिलने आती है और उसके रिश्ते की बात करने लगती है। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम और विक्रम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बनो। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? बेबी ये सुनकर घबरा जाती हैं। वो ना तो हाँ कह पाती हैं और ना ही ना कह पाती हैं। शांति के जाने के बाद बेबी बिना देर किए सीधे विक्रम के ऑफिस पहुंचती हैं। बेबी गुस्से में विक्रम को कहती हैं, तुम्हें अपनी माँ को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी, मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ।
विक्रम शर्मिंदा होकर कहता है, बेबी मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मेरी माँ को इस तरह सीधे तुम्हारे घर जाकर रिश्ता नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो हाँ कह देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। विक्रम बेबी को प्रपोज कर देता है और बेबी कुछ कह नहीं पाती, वो इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बेबी सीधा चांटी से मिलने जाती है और चांटी को विक्रम की प्रपोज वाली बात बताती है। उसके बाद चांटी कहता है, तुम भी उसे पसंद करती हो? उस पर बेबी कहती है कि शायद मैं भी पसंद करती हूँ। तब चांटी कहता है, तो फिर तुम शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन बेबी थोड़ी कंफ्यूज होती है। एक तो उसे नई जिंदगी मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल बेचैन हो रहा था और वो तैयार नहीं थी विक्रम से शादी करने को। इस पर चांटी कहता है, जिंदगी भर तुमने दूसरों के लिए जिया है, आज तुम्हें मौका मिला है अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने के लिए। इस बीच स्टूडियो में रॉकी म्यूजिक कंपोज कर रहा होता है, लेकिन विक्रम को पसंद नहीं आता। गुस्से में रॉकी स्टूडियो से बाहर चला जाता है और बेबी उसके पीछे जाती है। उसी दौरान एक बाइक बेबी के पैर के ऊपर होते हुए चला जाता है, जिससे बेबी के पैर में चोट लग जाती है। तब भी वो रॉकी के पास जाती है। बेबी उसे शांत करती है और उसका फेवरेट खाना खिलाती है। रात में चांटी बेबी की चोट पर दवाई लगा रहा होता है। तब चांटी देखता है बेबी की स्किन फोल्ड हो रही है। चांटी की बेटी ये देखकर शक करने लगती है कि बेबी और चांटी के बीच कोई रिश्ता है। वो चांटी से पूछती है, कौन है वो लड़की जो आपके घर को बर्बाद कर रही है? चांटी जवाब देता है, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। लेकिन चांटी की बेटी ये सब मानने से इनकार करती है और चांटी से खूब लड़ाई करती है और बेबी को घर से निकलने को कहती है। बेबी दुखी होकर चांटी के घर से निकल जाती है, लेकिन चांटी उसे रोक नहीं पाता और बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद बेबी विक्रम के घर चले जाती है और अपने बारे में बताती है और विक्रम को कहती है उसे एक घर ढूंढने को। लेकिन विक्रम बेबी को अपने असिस्टेंट के घर ले जाता है और वहीं उसका रहने का बंदोबस्त कर देता है। इस बात पर बेबी विक्रम को थैंक यू कहती है। उधर बेबी और चैंटी हॉस्पिटल में सुलोचना की डेड बॉडी देखी जाती है। चैंटी कहता है, सुलोचना ने झूठी जिंदगी जिया, उसके बेटे ने उसे 10 साल से देखा तक नहीं। आजकल के बच्चे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन शेखर ऐसा नहीं है। वो कितना खुश रहती है ऐसा हम सबको दिखाती थी। बेचारी अपनी बेटी के बारे में छुपाती थी। इस बात पर बेबी इमोशनल हो जाती है। इधर फाइनल इवेंट के दौरान रॉकी का एक्सीडेंट हो जाता है। विक्रम बेबी को बताता है कि वो शो कैंसिल कर देगा, लेकिन बेबी मना कर देती है और कहती है रॉकी के लिए गाना बहुत खास है, मैं उसके लिए जरूर परफॉर्मेंस करूंगी। शो के बाद बेबी हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि रॉकी को ब्लड की जरूरत है और बेबी का ब्लड उससे मैच करता है और बेबी अपने पोते को ब्लड देने के लिए जाती है। तब चैंटी उसे रोकता है, अगर तुमने ब्लड दिया तो दोबारा बूढ़ी हो जाओगी। इस पर बेबी कहती है, अगर मैं अपने पोते की जान नहीं बचा सकी तो इस जिंदगी का क्या फायदा। शेखर यह सब चुपके से सुन लेता है। स्वाति के रूप में हमारी माँ इतने दिनों से हमारे बीच में ही रही है और हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद शेखर अपनी माँ से कहता है, अब अपनी लाइफ एंजॉय करो, तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा है, अब मैं रॉकी को बचाऊंगा। लेकिन बेबी मना करती है, वो रॉकी को खून देकर ही रहती हैं। इसी तरह बेबी ने अपने पोते को खून देकर उसकी जान बचा लेती हैं। इधर विक्रम भी स्वाति को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आता है और स्वाति के बारे में पूछता है। तब चंटी बताता है कि स्वाति अब हमेशा के लिए चली गई, अब तुम्हें स्वाति कभी नहीं मिलेगी, इसलिए बेहतर होगा तुम भी स्वाति को भूल जाओ। ऐसा कहकर विक्रम को भेज देता है। रॉकी अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और परिवार एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अब बेबी और रॉकी की माँ का भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। फिल्म के आखिरी सीन में बेबी बस स्टैंड पर खड़ी होती है, तभी कोई बाइक से आता है और ये और कोई नहीं, ये चैंटी होता है जो अब जवान हो चुका था। बेबी थोड़े समय के लिए चैंटी को देखकर पहचान ही नहीं पाती। तब चैंटी बेबी को बताता है, मैं वही तुम्हारा चैंटी हूँ। चैंटी भी उसी दौर से गुजरा था जिससे बेबी गुजरी थी। बेबी चैंटी से कहती है, क्या तुम्हें भी वो बाबा मिला था? तब चैंटी कहता है, हाँ, ये वही बाबा था जिसने बेबी को जवान बनाया है। अब उसने चैंटी को भी जवान बना दिया। बेबी हंसते हुए बाइक पर बैठती है और कहती है, जरा धीरे चलाना, कहीं चोट लग गई तो तुम भी दोबारा बूढ़े हो जाओगे। इसी तरह फिल्म यही खत्म होती है।